नमस्कार बंधुओं, साहित्य एक समंदर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज सुनते हैं आशा शर्मा की कहानी दिल तो बच्चा है जी। रागिनी आज स्कूल से जरा जल्दी घर आ गई थी। प्रिंसिपल ने स्कूल की मान्यता से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफिस में जमा करवाने के लिए। वहाँ से जल्दी फ्री हो गई थी, फिर वापस स्कूल न जाकर घर ही आ गई। दोपहर का लगभग 1 बज रहा था। बच्चे भी स्कूल से आने ही वाले थे। घर का मेन गेट खुला था, सो सीधे अंदर ही चली आई। देखा तो कमली रसोई में खड़ी थी। वह थाली में खाना परोस रही थी, मगर किसके लिए? बच्चे तो अभी आए ही नहीं, शायद अपने लिए ही। रागिनी चुपचाप उसके पीछे खड़ी होकर देखने लगी कि वो क्या कर रही है। रागिनी सत्ते में आ गई जब उसने देखा कि कमली ने घी का डिब्बा उठाया और कटोरी में रखी सब्जी में उड़ेल दिया। अब रागिनी से रहा नहीं गया। उसने कमली को आवाज़ दी, कमली क्या कर रही हो? बाबूजी को खाना परोस रही हूँ मेम साहब। आज आप जल्दी आ गए, आपके लिए भी परोस दूँ? कमली ने बहुत ही सामान्य स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में कहीं कुछ भी गलत करते हुए पकड़े जाने वाली घबराहट नहीं थी। रागिनी अवाक रह गई। चोरी और सीना चोरी, जरा भी डर नहीं इसे। रागिनी कपड़े बदलने अपने कमरे में चली गई। कुछ देर में कमली भी वहां आ गई। धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, मेम साहब, आजकल बाबूजी खाने में घी बहुत डलवाने लगे हैं। कहते हैं कि मैं बूढ़ा और बीमार हूँ, घी खाऊंगा तो शरीर में ताकत बनी रहेगी। गिड़गिड़ाने लगते हैं। मैंने कहा भी कि मेम साहब नाराज़ होंगी तो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे कि किसी को बताऊँ ना। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? रागिनी सोच में पड़ गई। पिछले दिनों जब उसने महसूस किया कि घी का डिब्बा तेजी से ख़त्म हो रहा है तो उसे कमली पर ही शक हुआ था, मगर आज जो उसने देखा और सुना वो उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। क्या करे क्या न करे, अजीब कश्मकश में थी रागिनी। समझ में नहीं आ रहा था कि किससे शेयर करे। बात ही कुछ ऐसी थी कि किसी को बताने पर अपनी ही बदनामी होनी तय थी। जो भी सुनेगा वो उसे ही दोष देगा। यही कहेगा कि घर के बुजुर्ग को रूखा सूखा खिलाया जा रहा है। जिंदगी भर कमा कर खिलाने वाले पिता को बुढ़ापे में घी की एक एक बूंद के लिए तरसाया जा रहा है। पति से कहे और ससुर जी तक पहुंच जाए तो उन्हें मेरे सामने शर्मिंदगी होगी, मगर समस्या का समाधान तो खोजना ही पड़ेगा ना। शादी के बाद रागिनी का अपने सास ससुर के साथ कम ही रहना हुआ था, क्योंकि उसकी ससुराल गांव में थी और वह अपने पति राकेश की तरह ही सरकारी सेवा में थी। सास तो फिर भी कभी कभार आ जाती थी उनके पास रहने के लिए, मगर ससुर जी अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। लगभग 5 साल पहले सास की मृत्यु के बाद भी ससुर जी अपने बड़े बेटे रमेश के परिवार के साथ गांव में ही रह रहे थे। उन्होंने गांव तब छोड़ा जब उनकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी। शहर में चिकित्सा सेवाएं बेहतर होने के कारण वे लगभग 2 साल पहले रागिनी के पास आए थे। तब से यहीं रह रहे हैं। शुरू में जब वे आए थे तो बड़े बेटे रमेश को बहुत कोसा करते थे। अक्सर कहते थे कि रमेश मुझे ठीक से खाना भी नहीं देता, ना ही कभी फ्रूट या जूस ला कर देता है, मेरी बात भी नहीं सुनता, आदि आदि। रागिनी का मन ससुर जी के लिए सहानुभूति से भर उठता। वह जी जान से उनकी सेवा में जुट जाती। ससुर जी झोली भर भर आशीष देते। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे मोहल्ले में उसका गुणगान भी करते। रागिनी खुशी से फूल जाती, उसकी सेवा सफल हो जाती। एक दिन रागिनी ने अपने ससुर जी को राकेश से कहते हुए सुना कि बीमार होने पर रमेश
उनके लिए कभी डॉक्टर को नहीं बुलाता था, बस घरेलू उपाय ही करता रहता। फिर अपनी आंखों को पनी आते हुए कहा, बोझ समझता था रमेश मुझे, मेरी दवाइयों का खर्चा उसे फालतू लगता था। मेरा क्या है, मैं तो सूखा पत्ता हूँ, टूट जाऊँगा किसी दिन, जिंदा हूँ तब तक पेंशन आ ही रही है, तुम लोगों के ही काम आएगी। सुनते सुनते रागनी का दिल कच्चा हो आया। उसका मन अपने जेठ जी के लिए भी तृष्णा से भर उठा। छी, कोई अपने पिता के साथ भी ऐसा करता है क्या? और उसी दिन उसने राकेश से कहकर ससुर जी का पूरा हेल्थ चेकअप करवाया, सभी आवश्यक टेस्ट और जांचें करवाईं। ससुर जी बहुत खुश लग रहे थे, यह जानकर कि इस उम्र में भी ईश्वर की कृपा से उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं है। एक दिन रागनी उनके लिए शाही पनीर की मसालेदार सब्जी परोस कर ले गई। ससुर जी देखते ही बोले, ये कौन सी सब्जी है बहू? शाही पनीर पिताजी। अच्छा, कैसी होती है स्वाद में? वो तो आप खाकर बताइए। मैंने कभी खाई नहीं ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम्हारी जेठानी तो रोज़ पालक घिया ही बनाकर खिलाती थी। बेचारे पिताजी, सोचकर रागनी को अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत उन्हें फ़ोन लगाया। आवाज़ को भरकस मीठा बनाते हुए बोली, प्रणाम भाभी जी, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस खाने की तैयारी कर रही हूँ। जेठानी ने उसे खुश रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा। अच्छा, क्या खास बना रहे हो आज? रागनी मुद्दे पर आती हुई बोली। आज बच्चों की जिद पर मलाई कोफ्ता बना रही हूँ। पिताजी थे तो अक्सर ही बनाती थी, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद था। अब तो काफ़ी दिन हो गए बनाया ही नहीं। कल शाही पनीर बना था, तब भी बच्चों ने उन्हें बहुत याद किया था। सुनते ही रागनी चौंकी, सोचने लगी, कल तो पिताजी कह रहे थे शाही पनीर कभी खाया ही नहीं, और जेठानी जी कह रही कि उनके लिए अक्सर बनाया करती थी। कौन झूठ बोल रहा है, जेठानी या फिर पिताजी? अब तो सच जानना ही पड़ेगा। पिछले कई दिनों की घटनाएं रागनी के दिमाग में चलचित्र सी घूमने लगीं। एक दिन जब पिताजी को हल्का बुखार था और राकेश शहर से बाहर गया हुआ था, तो वही उन्हें डॉक्टर के पास ले कर आई थी। वह वेटिंग रूम में अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, तभी उसने देखा कि पिताजी नर्स के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, प्लीज़ मेरी पर्ची डॉक्टर साहब तक पहले पहुँचा दो। नर्स ने तरस खाकर उन्हें वरीयता तोड़ कर पहले चेकअप के लिए अंदर भेज दिया। ऐसी ही एक और घटना याद आई उसे। घर में इन्वर्टर की फिटिंग करवाई जा रही थी। वह इलेक्ट्रिशियन के लिए चाय बनाने रसोई में गई तो उसने सुना, पिताजी इलेक्ट्रिशियन से कह रहे थे, मुझे रात में अक्सर बाथरूम में जाना पड़ता है, बुढ़ापे में दिखाई भी कम ही देता है, अंधेरे में कहीं गिर पड़ न जाऊं। तुम सबसे पहले मेरे कमरे में इसकी फिटिंग कर देना, ताकि मुझे रात बेरात परेशान न होना पड़े। और इलेक्ट्रिशियन ने सहानुभूति दिखाते हुए सबसे पहले इन्वर्टर की वायरिंग से पिताजी के कमरे की लाइट और पंखे को ही जोड़ा। अब रागनी को पिक्चर साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ में आ रहा था कि पिताजी अपने स्वार्थ सिद्धि की खातिर सबकी सहानुभूति पाना चाहते हैं और इमोशनल ब्लैकमेल कर रखते हैं। उसने मन ही मन निर्णय लिया, पिताजी को इस मानसिक स्थिति से निकालना बहुत ज़रूरी है। राकेश से कुछ कहूँ तो हो सकता है कि उन्हें मेरी बात बुरी लगे, आखिर पिता हैं उनके खिलाफ कुछ भी कैसे सुन सकते हैं। मगर मैं भी तो उनकी दुश्मन नहीं हूँ, उनका ख्याल रखना मेरी भी जिम्मेदारी है। यह निश्चय करते ही रागनी ने आगे की कार्य योजना बनानी शुरू कर दी। रागनी ने पिताजी की दिनचर्या पर गौर किया तो पाया कि पिताजी सारा दिन कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, बस अपने बिस्तर पर लेटे रहते हैं या फिर कुर्सी पर बैठे रहते हैं। बहुत हुआ तो कभी कभार पास के पार्क में चले जाते हैं। पढ़ने के नाम पर भी डेली न्यूज़पेपर के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। कहते हैं कि अगर चाह हो तो राह निकल ही आती है।
रागनी के पड़ोस में रहने वाले वर्मा अंकल एक दिन सुबह सुबह पिताजी से मिलने घर आए। उन्होंने मजाक में पिताजी से कहा, क्या भाई साहब, सारा दिन घर में बंद रहोगे तो फफूंद लग जाएगी, कभी कभार खुद को ताज़ा हवा भी लगाया करो। तभी रागनी चाय लेकर आई और ससुर जी की तरफदारी करते हुए बोली, अंकल, हमारे पिताजी तो रोज़ सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, बस कोई साथ जाने वाला ही नहीं मिलता। नए हैं ना? कोई बात नहीं बेटा, कल से मैं आवाज़ लगा दूंगा, साथ हो जाएगा। अंकल, पिताजी गांव में तो खेतों में खूब काम करते थे, है ना पिताजी? रागनी ने ससुर जी की तरफ गर्व से देखते हुए कहा। ससुर जी मुस्कुरा दिए। अगले दिन से पिताजी सुबह जल्दी उठकर सैर को जाने लगे। रागनी ने अपना पहला पड़ाव पार किया। रागनी कुछ स्वास्थ्य संबंधी पुस्तकें लेकर आई। उसने पढ़ने के लिए ससुर जी के कमरे में रख दी। उन सभी पेजेस पर टैग लगा दिए जिनमें खान पान की स्वस्थ आदतों और आदर्श जीवन शैली के बारे में विशेष लिखा गया था। कुछ ही दिन में रागनी ने महसूस किया कि पिताजी खाने में हरी सब्जियां की डिमांड करने लगे हैं और रोटी भी चोकर वाले मोटे आटे की बनाने को कहते हैं। रागनी ने अपने अभियान में सफलता की एक और सीढ़ी पार की। एक दिन उसने राकेश से पिताजी का रूटीन चेकअप करवाने के लिए कहा। साथ ही हिदायत भी दी कि डॉक्टर से इनका डाइट चार्ट भी बनवा लेना ताकि इन्हें ताकत के लिए घी खिलाया जा सके। ससुर जी तो ऐसी बहू पाकर निहाल हो गए। राकेश ने घर आकर डाइट चार्ट रागनी को थमा दिया, जिसमें घी तेल की सीमित मात्रा के साथ साथ चीनी और नमक पर भी कंट्रोल रखने की बात लिखी थी। रागनी बोली, ये डॉक्टर लोग तो फालतू की बातें लिखते हैं, भला घी खाने से भी कोई बीमार होता है क्या? क्यों पिताजी? नहीं बेटा, डॉक्टर शायद ठीक ही कहते होंगे, मुझे ये सब लिमिट में ही खाना चाहिए। रमेश भी मुझे बहुत समझाता था, मगर मैं ही उस पर नाराज़ हो उठता था। मैंने ही अपने दिल को बच्चा बना रखा था। बेचारी बड़ी बहू हर रोज़ हरी सब्जियां बनाकर खिलाती थी, मगर मैं ही उन्हें घास फूस कहकर खाने से इनकार कर देता था। मैं ही नासमझ बना बैठा था, पिताजी ने कहा तो राकेश उन्हें ताकता ही रह गया। 2-3 दिन बाद एक रोज़ कमली ने उससे आकर कहा, मेम साहब, बाबूजी की तबीयत तो ठीक है ना? कल कह रहे थे खाने में घी कम डालना। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है रे, बस दिल का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है। कमला तो कुछ समझ नहीं सकी, मगर रागनी मन ही मन अपनी सफलता पर मुस्कुरा उठी। तो ये थी कहानी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आते रहिए और सुनते रहिए।